जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत का अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले हमने कब, कहाँ और कैसे लेसन 1 पढ़ा है। चलिए बात करते हैं अध्याय 2 आखेटक। आने बाद में जो अध्याय 1 में जो थे उन लोगों ने पहले शहरों के किनारे ये नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन आगे चलकर वे जानवरों का शिकार करते हुए खाद्य संग्रह भी करने लगे थे। जैसे खेती बाड़ी करना, हमने बताया था पिछले लेसन में कि खेती बाड़ी करने लगे थे, तो अब वे खाद्य संग्राहक बन गए थे और अपने भोजन को, चूँकि खाद्य संग्राहक बन गए थे तो भोजन का भी उत्पादन खुद से करते थे। तो भोजन उत्पादन करने के कारण अब वे खाद्य संग्राहक बन गए थे। और इस लेसन में हम लोग यही जानेंगे कि खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक वो कैसे अपना सफ़र शुरू किए थे। इसमें देखिए, तुषार नाम का एक लड़का आता है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, बस तो इसके बाद कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आगे देखते हैं, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विविध के आधार पे इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, यानी कि जो भोजन को जानवरों का शिकार करके खाद्य संग्रह करते थे उन लोगों को आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। इन सारे चीज़ों से या तो वे पेड़ पौधों से या फिर जंगली जानवरों से इकट्ठा करते थे। अब आगे देखते हैं, आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, यानी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों किसी और जगह। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। आगे तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता था। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था, तथापि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इस तरह से इन चारों कारणों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, भ्रमण करते थे। अब आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी आज के मानवों के बारे में। पुरातत्वविदों का कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है जिनसे निर्माण और उपयोग का आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए, यहाँ पत्थरों और लकड़ियों आदि के औजार कुछ चित्र दिए हुए हैं। आगे है, इसमें देखिए मानचित्र जो तिकोना वाला दिख रहा है वे पूरा स्थल है जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आगे है
चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि उस समय के जो भी औजार थे या रहने के लिए गुफा वगैरह बनाते थे वे सारे पत्थरों के ही हुआ करते थे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र भी मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमटेका ये एक मध्य प्रदेश का एक जगह है। इन पुरास्थलों एवं गुफाओं या कंदराओं में मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। आगे है, देखिए पूरा स्थल एक शब्द आया था पीछे, हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, यानी जो उस समय के ज़माने, आज से 20 लाख साल लगभग उस समय के ज़माने के जो औजार थे, बर्तन थे, उन सारे चीज़ों के अवशेष को ही पूरा स्थल के नाम से जाना जाता है। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। इस ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज, अब दूसरा टॉपिक है आखेटा खाद्य संग्रह के बाद आग की खोज। आग की खोज, यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम लिखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। ये दो सब, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों से महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। दरअसल पीछे की जो गिनतियाँ होती थी, आज हम लोग 1, 2, 3 ऐसे करके सालों को चलते हैं, लेकिन पीछे समय में उल्टा होता था। पहले 12 लाख साल, फिर 11,99,999, फिर 11,99,998, इस तरह से, मतलब कि पहले अवरोही क्रम में चलता था, आज के समय में आरोही क्रम में यह गिनती चलती है, साल की गिनती। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था: आरंभिक, मध्य का एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित थी। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। इस अगले अध्याय में हमें अनेकों नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आगे है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब इन लोगों को जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। आगे है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक यानी किसान बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने की उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। मतलब कि खेती और पशुपालन दोनों उन लोग एक ही साथ लगभग करना शुरू किया था। अब बसने की प्रक्रिया, जब खेती और पशुपालन करते हैं तो इस तरह से इंसानों में स्थिरता आ गई। वे एक ही जगह रहने लगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखरेख करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधों को जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण
के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिसकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तक कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देख सकते हैं, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का कौन सा पालतू सूअर का आप अंदाज़ा लगाइए। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुए। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हुए इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब एक जीवन शैली शुरू हो गया था क्योंकि खेती करना, जानवरों को पालना ये सारे लोगों ने सीख लिए थे। तुमने किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगा है। इसमें कुछ 3 महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने से बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज को उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोग इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी क्योंकि जो खेती वगैरह से फसल से उपजता था उसको रखने की भी अब एक समस्या आ गई थी। तो उसको भंडार करना, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब इस प्रकार से शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। अपने जवाब का कारण भी आप जान सकते हैं। अब आगे चलते, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों को देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक किसानों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। देखिए, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दोनों दानों का पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का पहचान भी कर सकते हैं। अब है अस्थायी जीवन की ओर एक नया टॉपिक। पुरातत्वविदों का कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि आज कश्मीर में है। एक जगह है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। चूँकि ये ज़मीन के अंदर के घर होते थे, इनमें उन्हें ठंडे के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। जानते हैं कि कश्मीर एक ठंड प्रदेश इलाका है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों के और आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कुछ ऐसी जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों में प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पूर्वस्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर पुरुष स्त्री शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। एक सूक्ष्म निरीक्षण है। मेहरगढ़ एक जगह है,
यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों का आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफना गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आगे देख सकते हैं फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। आप एटलस में फ्रांस को ढूंढ सकते हैं। यहाँ फ्रांस का एक गुफा का है। इसे पूरा स्थल के लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों का उत्सव के अवसर पर बनाया जाता है। इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। इस प्रकार से यह लेसन ख़त्म होता है और यहाँ पे हम लोग आज जाने कि कैसे वे किसान जो इतिहास में थे उन लोगों ने खेती बाड़ी करना, जानवरों को पालना सीखा। साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने के बाद वे कैसे खाद्य संग्राहक बने। खाद्य संग्राहक बनकर वे एक स्थान पर पौधों को उगाने लगे, जानवरों को पालने लगे और वे उससे व्यापार भी करने लगे थे। इस तरह हमारा दूसरा अध्याय ख़त्म होता है। आगे और भी इसी तरह के आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।